not WhatsApp, on the Zoom chat. Sorry. Fine, but that is not in the options. Ram, you have to choose one of the options, na A, B, C. ये तो सीबीएसई की इतनी बड़ी भूल है, यहाँ पे इतना अच्छा मौका था सीबीएसई के पास कि अगर अच्छा क्वेश्चन सेट करते तो दे शुड नो। लाइक इससे ये पता चलता है कि टीचर्स दे डोंट सेट द क्वेश्चंस। क्योंकि अगर टीचर सेट करता ना इस सवाल को, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होता वो 100 नहीं होके क्या होता पता है, 0.104। बिकॉज वी आर, आप लोग मतलब जो दिमाग जनरली स्टूडेंट का चलता है ना वो डेल्टा टीबी। बट डेल्टा टीबी किसी भी सवाल में नहीं पूछा रहेगा, आपको पूछा रहेगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी में तो बता रहा है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ वाटर। सो डेल्टा टी भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है 0.104, आई होप, है ना, 52 का डबल, हाँ ठीक है। नाउ इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, जनरली वाटर का होता है कितना, 100। 100 में आप इतना ऐड कर दीजिए तो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। आई होप दिस मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। जी। तो देखिए ध्यान से, खैर सीबीएसई जनरली इतना कोई बहुत ट्रिकी वाला क्वेश्चन पेपर सेट जनरली नहीं करता है। अदरवाइज जो पहली गलती होती है ना बच्चों से, जो पहली चीज आ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं में रहना चाहिए एमसीक्यूज में। तभी आप 104 जैसे ही आया, आपने 104 पे टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए, खत्म, आपने उसके आगे सोचा ही नहीं। लाइक वो क्वेश्चन और जो ऑप्शन है ना वो मजबूर कर देता है आपको कि 104 तक ही सोचो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। तो खैर अब इस तरह के सवाल, मतलब ऐसा ऑप्शन वाला सवाल आपको नहीं आएगा, तो इत्मीनान रहिए। ठीक है। नहीं तो इरम तो आप तो वही ए करके आते इरम, है ना। यस इरम, कौन सा ऑप्शन होता, 104। यस सर। थोड़ा ध्यान से ना, आई मीन यही फायदा है, मतलब आपको सवाल करने का यही फायदा है, थ्योरी मतलब थ्योरी के साथ साथ सवाल अगर आप कर ले। चलिए अगला, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative property, elevation boiling point is directly proportional to molarity. Now these two statements, obviously आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। Is elevation in boiling point directly proportional to molarity? Is this a true statement? ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो मतलब आपके टॉपिक में ही आ गया। What about the statement, the second one? Elevation in boiling point is directly proportional to molarity. Is this a true statement? जी आंसर्स नहीं आ रहे चैट में, कम से कम ट्रू फॉल्स तो बता दें। नहीं। आयुष्मा, एरम, फॉल्स है ना। Elevation in boiling point, it is directly proportional to molality, which is shown by small m. Right, Aram? Deborah, this is not true. This is false. Deborah ने तो F लिख के ट्रू कर दिया, पता नहीं क्यों। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। मोलारिटी नहीं, मोलालिटी पे डिपेंड करता है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें, आर है यहाँ पे, एंड हियर इट हैज एल, इवन दो देयर इज स्मॉल चेंज, बट इट इज मोलारिटी। चलिए मूविंग ऑन। ये अब आपको थोड़ा सा मतलब
ग्राफ वाले सवाल, एक तो ग्राफ का सवाल जरूर आएगा, ठीक है ना। ये मतलब वो आप लिख के रख लीजिए कि एक सवाल ग्राफ का जरूर, ग्राफ आपके पेपर में कहीं ना कहीं होगा, मतलब बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्वेश्चन पेपर में ग्राफ होगा। चलिए ट्राई दिस। लास्ट टाइम इस वजह से हमने क्या किया था, जितने भी, जब हम लोग ये सारी चीजें रिवीजन जब कर रहे हैं, तो एक हमने सेशन लिया था जिसमें हमने जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ्स हैं, सारे ग्राफ से एक बार डिस्कस कर दिया था। बिकॉज बाय द पैटर्न इट रियली लुक्स की ग्राफ जरूर आएगा, कोई ना कोई ग्राफ आपके मतलब पेपर में होगा ही होगा। चलिए try this. In the following diagram, the point X represents, अब जिन लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है उसको ये बातें पता होंगी। एरम यार आप भाई नहीं कुछ पढ़ के आए लगता है, इतना आप हड़बड़ाए हुए हैं बहुत ज्यादा। आपकी इतना रश किया है बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर आना जरूरी है, एंड 1 एटीएम का वेपर प्रेशर इस तरह से ऐसा होता है ना। 1 एटीएम यहाँ पे है, सॉल्वेंट का यहाँ, सोल्यूशन का यहाँ, ऐसे ना होता है। दिस इज रिगार्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट, ये जो आपका पूरा का पूरा लाइन आ रहा है, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन का क्या, बोथ आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नॉट अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन है ना, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग को बिल्कुल आता ही हो, इसी वजह से गलतियां हो रही हैं। चलिए, अब एक सवाल जो है आपका, चलिए असर्शन रीजन के कुछ सवाल हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स में नहीं आ रहे, एक तो आप लोगों को ना थोड़ा दिमाग भी हमको इस तरह से सेट करना है कि जरूरी नहीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोल दिया तो न्यूमेरिकल ही आएगा, है ना, अक्सर नहीं तो बंदे यही करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो न्यूमेरिकल ही आएगा। एक बार ये भी एनालिसिस कर देना अच्छा होगा, कितने न्यूमेरिकल वाले सवाल होते हैं और कितने नॉन न्यूमेरिकल वाले सवाल होते हैं। मार्क्स से बेसिस पे कुड बी बेटर, कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल और कितने मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ट्राई दिस। अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन सलाइन सॉल्यूशन लूजेस वाटर एंड श्रिवल, श्रिवल मतलब सूख जाता है टाइप से, छोड़ा जाता है, लूजेस वाटर श्रिंक कर जाता है, श्रिवल इनटू पिकल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, रॉ मैंगो श्रिवल इनटू पिकल। थोड़ा सोचने को टाइम दे दे रहे हैं हम, ताकि मतलब दीज आर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आई थिंक आप सही ट्रैक पे आप लोग आ रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अपने आप नहीं होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज डन एक्चुअली, यू हैव टू अप्लाई अ, यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल प्रेशर इन ऑर्डर टू डू रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो पर्टिकुलरली फॉल्स है कि विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर आप कैसे रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं। तो जब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स आ गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सी। आपको असर्शन देखना भी नहीं, असर्शन ट्रू ही होगा, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेटमेंट रीजन इज करेक्ट, इन द सेकंड स्टेटमेंट रीजन इज करेक्ट। ओ माय बैड, बट द रीजन, हाँ रीजन इज करेक्ट ना, रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही बचेगा। एंड रॉ मैंगो पिकल को अगर आप नमक पानी में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नमक पानी में सल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, पानी का कंटेंट कम है, और पानी का ही वाटर कैन ओनली फ्लो फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो वाटर विच इज हायर in amount in the mango will come out, so mango will lose water. Next is osmotic pressure is the colligative property, osmotic pressure is directly proportional to molarity. These are the two statements, बताइए जरा इन स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है, ए बी सी डी।
Okay, no answers till now. Okay, C and A. Fine, let us see here. Osmotic pressure is colligative property. This is obviously true. ठीक है. Osmotic pressure is directly proportional to molarity. This is also true because we know that pi is equal to CRT. And what is C here? C is nothing but molarity. Now, the reason statement, अगर आप ध्यान से सुने आप है ना, assertion because reason को, if that statement is valid, ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा. ध्यान रखिए. Osmotic pressure is colligative property because it is directly proportional to molarity. Molarity क्या बताती है? Concentration, amount. Colligative property का definition क्या होता है? The properties which depend on only on the amount of the solute. ठीक है? On the amount of the solute उस पर depend कर रहा है. So that is this assertion because reason statement. It is also true. The osmotic pressure is colligative property because it is directly proportional to molarity. Molarity क्या बताता है? Amount of solute बताता है. This statement is correct. Assertion and reason are correct statements, and reason is the correct explanation of assertion. चलिए नेक्स्ट आपके पास है सवाल. These are not MCQs, but still I would like to have some MCQs. अब यहाँ पे कुछ सवाल है, इनको आई विल क्विकली डिस्कस देम. होपफुली आपको शायद याद ना हो ये सारी चीजें. देखिए, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर दैन इन कुकिंग पैन. इसका सिंपल आंसर ये है, इन प्रेशर कुकर the boiling point of water increases. पानी की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है. क्यों इंक्रीज कर जाती है? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट तब होगा व्हेन द वेपर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर, अगर नॉर्मल कंडीशन है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर. बिकॉज प्रेशर कुकर अप्लाइज एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज बाई व्हाट हैपेंस, दैट इज बाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, यानी कि हायर टेम्परेचर पे वो बॉइल होना शुरू होता है. रेड ब्लड सेल्स shrink when placed in saline water but swell in distilled water. ठीक है, but swell in distilled. इसके ना बहुत आपको अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स मिलेंगे, बट जो स्टेटमेंट जैसा दिया हुआ उसी को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, डोंट गो टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ. यू विल नॉट से सर सारा का सारा सलाइन वाटर में तो ही ना श्रिंक कर जाएगा. दैट इज ट्रू, कंप्लीटली ट्रू, कि नॉट ऑल सलाइन वाटर, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर परसेंटेज ना, पर्टिकुलर ये होता है 0.91% W/V जो होगा, दैट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड. ठीक है, इससे अगर आपके पास, इससे अगर नीचे कंसेंट्रेशन हुआ तो श्रिंक करेगा, जाएगा, स्वेल कर जाएगा. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन वाटर इट श्रिंक्स. सो व्हाट वी विल से, बिकॉज सलाइन वाटर is higher in concentration of solute and water moves out from RBC via osmosis. ठीक है, एंड इन डिस्टिल वाटर इसका उल्टा स्टेटमेंट लिख देंगे बस.
दिस क्वेश्चन केम इन टुडेस एग्जाम। मुबारक हो आप, मतलब एग्जाम आपका जल्दी हो गया थोड़ा। क्या कुछ लिख पाए आप यूसुफ कि नहीं लिख पाए? जी सर। लिखा आपने? सही से लिखा? यही लिखा आपने? हाँ, यही रीजन लिखा था इसका। ठीक है, चलिए। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, इसका बस डिस्टिल वाटर में उल्टा लिख देंगे ना, लिखेंगे डिस्टिल वाटर इज लोअर इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर मूव्स इन फ्रॉम आरबीसी, और moves in to RBC, फ्रॉम का टू हो जाएगा टू RBC वाया ऑस्मोसिस, दैट इज व्हाई इट स्वेल्स। अगला है, out of 1 molar glucose and 2 molar glucose, which one will have higher boiling point, guys, and why? हायर बॉइलिंग पॉइंट बता दे पहले, किसका होगा, 1 मोलर ग्लूकोज या 2 मोलर ग्लूकोज का? चलिए, कुछ आंसर्स आ गए हैं। यस, इरम करेक्ट, वेरी गुड यूसुफ, करेक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली या सो, जी हाँ, दोनों का आंसर लाइक वाई भी सही है। 2 molar will have higher boiling point because of more concentration, लिख दीजिए, या फिर more number of particles। ठीक है, like there can be multiple statement made which are of the same meaning, or you can also write delta TB, it is directly proportional to molality. This also can be a statement for y, है ना, because delta TB is directly proportional to molality। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। अब थोड़ा वैन टॉप फैक्टर भी इंक्लूड होता जाएगा। ठीक है, वैन टॉप फैक्टर अभी भी खास देखिए, हम न्यूमेरिकल कुछ हार्ड, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं लेके आए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज ही चल रहा है अभी भी, है ना। सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनकी आप प्रैक्टिस बखूबी करेंगे, वो हमको पता है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में और बच्चे करते क्या है, ये कुछ सवाल है जिनको आप थोड़ा देख लीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर aqueous solution, सबकी मोलारिटी सेम, विच वन विल शो द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें होगा? So you have got two answers, या ओके यूज। चलिए ठीक है, अब इसमें आपको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, जब NaCl टूटेगा, यू हैव टू टॉक अबाउट वैन टॉप फैक्टर डिसोसिएशन, बिकॉज कंसंट्रेशन में तो अब ये डिपेंड नहीं कर रहा है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द अमाउंट नाउ। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ Na2SO4 में अगर आप देखें तो 2 Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू गिव यू 3 आयंस।
दिस इज ग्लूकोज, सो इट इज नॉट गोइंग टू, ये एक ही आयन, मतलब एक ही पार्टिकल मिलेगा आपको इससे। Al2SO4 होल थ्राइस, दिस इज गोइंग टू हैव 2 aluminium plus 3 SO4 2 negative, that is going to be 5. So correct option is going to be D. ठीक है, द मैक्सिमम वैन ऑफ फैक्टर, यस मरियम खातून अनायशा, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, अब एकदम एक ना बहुत ही खतरनाक सा न्यूमेरिकल आएगा, लाइक पूरा का पूरा ये वैन ऑफ फैक्टर वगैरह पे डिपेंडेंट है ना। ये एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है जो अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। 5 मार्क्स का है, चलिए देखिए जरा। लाइक ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, ये सारी चीजें ना आपको टेक्स्ट बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक क्या बोलेगा, नोट्स में मिल जाएंगी आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैन ऑफ फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू नहीं होगा सवाल, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वाई इज द वैल्यू होगा, वाई इज द वैल्यू ऑफ वैन ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5। अब ये सवाल पता है किसका है, ये सवाल हो गया है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी वैन ऑफ फैक्टर 0.5 क्यों हो जाता है। इट इज बिकॉज वी नो दैट, आप लोग को अगर याद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इट डाइमराइजेस इन वेपर फेज एज वेल एज इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वही बेंजीन में क्या हो रहा है, ये बेंजीन इज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, और वहां पे ये क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। दैट मीन्स विल हैव CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, और फिर आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, और फिर CH3। अब इस तरह का डाइमराइजेशन तो आप लोग को पता है कि किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस तरह से डाइमराइजेशन होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब डाइमराइजेशन हो चुका है तो इनिशियली ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, तो आई क्या होता है, आई इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद हमारे पास एक बचा, एसोसिएट हो गया ना दो मॉलिक्यूल, और पहले कितना था, दो था, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.5। तो द आंसर, शॉर्ट आंसर इज ड्यू टू डाइमराइजेशन। अब यहां से एक्सटेंशन बन सकता है एक सवाल का, द वैन ऑफ फैक्ट, व्हाई इज द वैन ऑफ फैक्टर ऑफ इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5, बट इस ध्यान से सुनिएगा, बट इन वाटर क्लोज टू 2। पानी में क्या होगा, इट इज अ प्रोटेक्ट सॉल्वेंट वाटर, इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू CH3 COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ये तो एक सवाल हो गया है ना। अब अगला है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving इतना ग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of solution at 25 degrees Celsius, assuming K2SO4 is completely dissociated। अब इस सवाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताइए क्या होगा आप लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी आप लोगों को, इसी साल का सवाल है 2023। यू विल फेस अ मेजर प्रॉब्लम, क्या है मेजर प्रॉब्लम, थोड़ा हमको कोई चार्ट में बताएगा, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। अगर आप सवाल बनाना भी चाहें, चलिए हम फॉर्मूला दे देते हैं आपको, फॉर्मूला दे देते हैं। पाई क्या होता है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ना, ठीक है, पाई इट इज इक्वल टू CRT। ठीक है, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, तो आई का क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, आई इंटू CRT कर देते हैं, वो भी बता देते हैं। चलिए पाई इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, तो आपके पास 3 आ जाएगा है ना, इनटू कंसंट्रेशन होता है क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू आर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर इन दिस केस, आपके पास ये किस में दिया हुआ है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 2.32 इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 लीटर के लिए आपके पास जो गैस कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, 0.082। अब आपके पास जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस में आने वाला है, वो आने वाला है आपके पास ATM में, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। अब यहाँ पे आपके पास मेजर नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता आप, है ना, फाइंडिंग मोलारिटी, हाँ फाइंडिंग मोलारिटी, मोलारिटी उसमें क्या दिक्कत आएगी, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा जाएगा, गिवन मास बाई
मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 0.082 इंटू 298। तो यहाँ पे देखिए दो अजम्पशन हम लेके जनरली चलते हैं कि आपको ये कांस्टेंट्स की वैल्यू दी रहेगी, 0.082 हो गया है, 0.083 लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, मोलर मास दिया रहेगा, वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से ये बड़ा सवाल बन जाएगा आपके लिए कि आपको, अगर मोलर मास आपको नहीं, अच्छा अब सुनिए जरा, अब सुनिए जरा, अब हम आपको काम की बात बताते हैं, ठीक है। अगर मोलर मास नहीं दिया है तो एमबी लेके बना दो सवाल। मोलर मास नहीं दिया ना, एक्स मान लो मोलर मास को, छोड़ना नहीं है सवाल। एंड आई एम गारंटीइंग यू, अगर मोलर मास नहीं दिया, लाइक मे भी ऐसा हो सकता है ना कि उन्होंने जैसे सल्फर का यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे पोटेशियम का दिया हुआ हो, कहीं ऑक्सीजन का दिया हुआ, दैट मे बी पॉसिबल। लेकिन चलिए अब इसका ना हम आपको मतलब पूरा इत्मीनान ही दिला देते हैं। आप यहाँ पे एक्स मान के कर लीजिए इस पूरा सवाल, ठीक है। पूरे सवाल में मोलर मास को क्या मान लीजिएगा, एक्स, और सब कुछ निकाल दीजिए आप। एक्स के टर्म्स में आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एटीएम वगैरह जो कुछ भी है आप वैसे लिख दीजिए, जितना आ रहा है एक्स के टर्म्स में लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जस्ट टू शो यू गाइस कि सच में मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, सच में मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ आप लोग कैलकुलेट कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, हम आपको K2SO4 का ये बता देते हैं ना, जब तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द मोलर मास ऑफ K2SO4, पोटेशियम हो गया आपके पास, ओके, 39, 39, 32, 32, 32, 39, 39, और फिर 40, 40, 80, 80, 78, 78, 32, 60, 174, 174। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, कोई अगर गूगल करना चाहे तो 174 अप्रोक्सीमेटली ना। 78, फिर सल्फर का होता है 32, 32 यानी कि आपके पास, और फिर ऑक्सीजन का 16 चौके 64। हाँ ठीक है, 110, और हाँ ठीक, फाइन। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए, लेट मी जस्ट फेच फॉर दी मार्किंग स्कीम जो कि सीबीएसई ने दिया हुआ है, ठीक है। जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दी हुई है उसके मुताबिक व्हाट वुड बी द आंसर। मार्किंग स्कीम कहाँ गई, जी हाँ, केमिस्ट्री। ये हमको देखना पड़ेगा सवाल कौन से सेट में आया हुआ था। व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज 5। इसमें is there any peculiar word that I should focus in order to search easily? Close. Close will be a word जो इस सवाल के लिए खास होगा। अरे वाह, एक बार में आ गया। दिस इज 5-1। ओके, वेरी नाइस। ओह अच्छा, मोलर मास दिया हुआ है सवाल में, आपको इस सवाल में नहीं दिया हुआ, माय बैड गाइस, माय बैड। आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है मोलर मास, लेकिन असल में हमने ना एक आंसर देखा था जिसमें मोलर मास नहीं दिया हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि एमबी ले लो, ठीक ठीक। ये एमटीजी पब्लिशर्स की गलती है कि उन्होंने मोलर मास नहीं दिया है, अदरवाइज मोलर मास इज गिवन इन द क्वेश्चन, और आर की वैल्यू भी दी हुई है भाई, सारे कांस्टेंट्स दिए हुए रहते हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, नहीं किया, नहीं देंगे तो फिर पता नहीं, नहीं देंगे तो एक्स मान के कर लीजिएगा। बट देयर वाज अ क्वेश्चन इन सम ईयर सम पेपर जहाँ पे नहीं दिया हुआ था मोलर मास। चलिए, तो 174 हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए जरा। 3 into द गिवन मास इज हाउ मच, क्या कर लिया इसको हम, 232 कर लेते हैं, 232 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.0821 इंटू 298, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई 174 इंटू 2। कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशन का ही सिर्फ है 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स कैलकुलेशन का तो नहीं, आपको कुछ हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल रहा होगा, कुछ हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल रहा होगा, और फिर 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा बाकी कैलकुलेशंस के लिए। आई होप दैट इज गोइंग टू बी, कौन सा पेपर है ये, 5651, 5651 में देख लेते हैं जरा मार्किंग स्कीम। 565151, दिस द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ना, 33।
मतलब इतनी लीनियंट आपको तो मतलब कोई चीज नहीं मिलेगी। चलिए, आई होप अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया। सो आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस द आंसर राइट नाउ, है ना? तो उससे आपको कुछ तो मतलब समझ में आएगा कि कहाँ तक आपको लिखना नहीं लिखना। दिस इज द मार्किंग स्कीम। तो उन्होंने बोला है कि आप ये पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी लिख दो, आपको हम हाफ मार्क्स दे देंगे। आई की वैल्यू को आपने 3 प्लग इन कर दिया, तो ये पूरे का मतलब आपने जो यहाँ पे सीधा 3 प्लग इन किया है, उसके बाद इफ यू हैव प्लग द वैल्यूज करेक्टली, ठीक है, आई को आपने 3 रिकॉग्नाइज कर लिया, वैल्यूज प्लग इन सही से कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने 4 पॉइंट ये कैलकुलेट भी कर लिया, तब आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही किया है तो फिर आपको 1.5 मार्क्स इसका मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए जरा, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मान लीजिए आपने आई की वैल्यू को नहीं सही से नहीं लिखा है, आई की वैल्यू आपने क्या लिखी है, 2 लिखती है, तो क्या इसका भी मार्क्स और इसका मार्क्स दोनों का मार्क्स नहीं मिलेगा? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने गलती कहाँ की है, आई की वैल्यू में की है, तो सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर आपने गलती इस पर्टिकुलर स्टेप में की है कि 298 की जगह आपने कुछ और लिखा हुआ है, या फिर 0.0882 की जगह आपने 8.314 लिखा हुआ है, सो यहाँ पे फिर वो मार्क्स कटेगा। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रॉन्ग आंसर या फिर एरर है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ये आपका मतलब गाइडलाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, लेट मी, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एन एरर शुड बी नॉट कंसिडर्ड, ऐसे करके एक स्टेटमेंट लिखा रहता है। ठीक है, देखिए, दिस इज वन स्टेटमेंट, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एन एरर। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि एक एरर की वजह से जो अगला एरर हो जाता है ना, जैसे आपने यहाँ पे 2 ले लिया, तो इस 2 की वजह से ये स्टेट इस पर्टिकुलर लाइन में भी एरर होगा, उस 2 की वजह से यहाँ पे भी एरर होगा। ठीक है, सो नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये बार बार जो गलती हो रही है उसके लिए इफेक्ट नहीं, उसके लिए मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। इट शुड बी पीनलाइज्ड ओनली वंस, बस एक बार आपको वहां पे मार्क्स डिडक्ट करना है। ठीक है, तो आप ये सारी दुआएं करते रहिएगा कि आपको जो चेक करने वाला हो थोड़ा ठीक मिले, है ना? चलिए, मूविंग ऑन। चलिए, आई होप ये आपको वैल्यूज वगैरह हमने पुट कर दिया, वहां पे आपको आ जाएगा समझ में। अब ये एक अच्छा सवाल है यहाँ, व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन में, the freezing point lowered by 0.512 केल्विन, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। मतलब अब ये सवाल थोड़ा सा आप लोग कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कम से कम, कि सल्फर का फॉर्मूला कहां से हम लेके आए। ये ऐसा सवाल है जो आपको मतलब जिसमें थोड़ा सा हटके सवाल है। ऑल्दो इट इज नॉट हार्ड, इट इज न्यू। ठीक है, इट इज न्यू क्वेश्चन, बट इट इज नॉट हार्ड, कंसेप्चुअली भी हार्ड नहीं है। भले ही आपके पास अभी थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल हो सकता है, कि मतलब जब तक हम बता नहीं रहे हैं, वंस आई टेल यू गाइस देन यू गो ओके फाइन, अच्छा ये ऐसे करना था। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। उन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड बाय, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा टीएफ। सो ठीक है, बहुत बढ़िया। डेल्टा टीएफ इट इज इक्वल टू, सल्फर कहा है उन्होंने, तो ऑब्वियसली यू नो दैट सल्फर इट इज नॉट गोइंग टू डिसोसिएट बिकॉज इट इज अ, ये एक एलिमेंट है अपना ना, तो वो डिसोसिएट तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। अगली चीज हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी होता है, लेकिन अगर हम पूरे फॉर्मूला को अगर हम पुट करें, देन इट इज गोइंग टू बी, सॉरी के बी नहीं, के एफ इंटू द मास दैट इज डब्ल्यू बी इंटू, यस करेक्ट, मोलर मास शुड बी कैलकुलेट, फिर उसको 32 से डिवाइड कर देंगे, बहुत बढ़िया, सही रहा। मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000, दिस इज डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, दिस विल बी इन ग्राम्स। ठीक है, तो अब से समझ लीजिए आप यहाँ पे, ये तो ऐसा हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब ठीक है, ध्यान दीजिए, डेल्टा टी एफ आपके पास है, के एफ आपके पास है, डब्ल्यू बी आपके पास है, 1000 आपके पास है, डब्ल्यू ए भी आपके पास है। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी यहाँ पे दिया हुआ ना, 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर,
इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम आप WA डाल देंगे, KF आपको दिया हुआ है बेंजीन का कितना, 5.12, ठीक है। सो फ्रॉम ऑल ऑफ दीज वैल्यूज यू विल गेट दी MB को हम इधर भेज देते हैं, विल बी इक्वल टू KF इंटू WB, ओ वेट अ सेकंड, MB हाँ ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू द WA इन ग्राम्स। अब थोड़ा सा वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। KF कितना है, 5.12 into the molar mass of the solute is going to be 25.6 multiplied by 1000 divided by delta TF is given as 0.512। क्या ही खूबसूरत सवाल है, मतलब ऐसे कट कुट के आपके पास आंसर आ जाएगा ना, 0.512 इंटू 1000। बात समझ में आ रही है ये सोनो पीस गाइस, ठीक है। अब देखिए जरा इस 512 का ना, देखिए इस 1000 का दो जीरो जो है हम 512 को दे देते हैं, और एक जीरो जो है हम 6 को दे देते हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव 0.512, तो ये सारे तीनों के तीनों जीरो हम 512 को दे देते हैं, तो आपके पास होगा 512 इंटू 256, सॉरी 512 इंटू 256 डिवाइड बाई 512, बस 1000 तो खत्म, यहां से भी 1000 खत्म, 512 खत्म, आपके पास MB क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 256। दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फर SX, ठीक है, मोलर मास ऑफ SX। अब आपको X निकालना है। देखिए मोलर मास ऑफ O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास इंटू 2, तो वैसे ही जो आपके पास SX है उसका मोलर मास क्या होना चाहिए, उसका मोलर मास होना चाहिए द मोलर मास ऑफ एक सल्फर एटम मल्टीप्लाइड बाई X। तो X क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ, अच्छा O2 लिख दिया हमने, मतलब O2 एग्जांपल दे रहे थे हम, SX, ठीक है। मोलर मास, सॉरी X क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ SX जो कि आया है कितना, 256, दैट वाज द सॉल्यूट, 256 डिवाइड बाई 32, कितना हो जाएगा, 8 जा, यस 8 जा, X विल बी इक्वल टू 8। अगर ये डेसिमल में आया आपके पास ना, तो नियरेस्ट जो आपके पास नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर है उसको लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी क्वेश्चन। अब ये देखिए दोनों जो आपके पास ऊपर जो एक सवाल था ना, ये वाला, द कैलकुलेशन वॉज वेरी टफ हियर, कैलकुलेशन यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पे टफ था, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, उसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है ना। अगर आपको चीजें एज इट इज पता है तो बस काफी है आपके लिए। बट यहाँ दिक्कत क्या थी, यहाँ पे आपको पता हो सब कुछ, फिर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो इस तरह के आपने अगर सवाल किए हुए एक्स्ट्रा एफर्ट जिसको बोलते हैं, तो फिर आप आंसर आ जाएगा, आपने एक बार दिमाग लगा लिया, उसके बाद सारे कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। सो दी वैल्यू ऑफ X इज गोइंग टू बी व्हाट, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, तो हो जाएगा S8, फॉर्मूला ऑफ सल्फर विल बी S8। इसको देखिए बहुत सारे लोग वैट ऑफ फैक्टर के एस्पेक्ट से भी करते हैं, बट दैट इज नॉट रियली करेक्ट बिकॉज सल्फर डज नॉट रियली डिसोसिएट, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा ना, कहीं पे हम बता रहे हैं फॉर्मूला लेके आ जाइएगा, इस ये फॉर्मूला लिखने का भी एज बस फॉर्मूला लिख दीजिए और कुछ नहीं करना, हाफ मार्क्स आपको इसके ही मिलेंगे। जी चलिए देखिए, अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस कराने का मेरा जो मकसद है, वो जो मेन मकसद ये है कि आप कुछ अलग तरीके के भी सवाल कर पाए, है ना, कुछ अलग तरीके भी सवाल कर पाए। जैसे ये एक सवाल है, ये पहले भी आ चुका है, ये चीज आपको दिखाते हैं, सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सवाल का रिपीटेशन तो मतलब भले ही सॉल्वेंट बस अलग हो, बट ये देखिए सेम क्वेश्चन, व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ CS2, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, दैट इज आल्सो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट वाज लोअर बाय इतना, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, KF इतना दिया हुआ है, मोलर एटॉमिक मास इतना दिया हुआ है, ठीक है। सेम सवाल आ चुका है, तो ये आपका 2023 में आया, ये कब आया था, 2017-18 कब आया था ये, 2016, 2016 में ही आया हुआ था, ठीक है। तो जो बच्चा 2023 में लास्ट 10 इयर्स के पेपर कर रहा है,
उसने तो ये सवाल किया होगा और उसने इस सवाल को यहाँ पे आपको पुट कर दिया, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट पे ही सवाल आता है। चलिए अब थोड़ा और देखने दीजिए हमें। अब आई हैव टू जस्ट सी नाउ कि कुछ ऐसे अच्छे सवाल मिल जाए अगर, तो अच्छी बात हो जाएगी। एस्टिमेटेड प्रेशर इतना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी सवाल इसमें आता है, ठीक है, इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब चलिए एक सवाल अच्छा है, थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन करना जरूरी है इसको, ठीक है। 3 मार्क्स के सवाल में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी हियर गाइस, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ही हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। So benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Molar depression constant is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? अब ये जो सवाल है, चलिए अब इस सवाल को हम लोग करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी भूल गए होंगे कि एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ होता है, बट होपफुली नॉट, ये फिर भी मेजर टॉपिक है rather than the electrochemistry part जहाँ पे alpha का concept is not a major topic. This is actually a major topic in this chapter. Hmm. सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा that what is the I, ठीक है। बिकॉज अच्छा, ये आप लोग को पता है एसोसिएशन के लिए वी यूज द फॉर्मूला दैट इज बीटा। चलिए बीटा इज इक्वल टू, ये किसी को याद है? बीटा इज इक्वल टू नो 1 - I अपॉन 1 - 1/n, ठीक है। अब यही ऑलमोस्ट सेम चीज जो होती है वो किसके लिए होती है, एसोसिएशन के लिए होती है, बट लेकिन 1/n नहीं होके क्या होता है वो n सीधा होता है वहां पे, ठीक है। खैर व्हाट इज, अब यहाँ पे आपके पास आई आपको निकालना है, n दिया हुआ है। व्हाट इज द n? बिकॉज इट इज सेइंग अ डाइमर, n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द डिसोसिएटेड फॉर्म। n की वैल्यू आपको पता चल रही है कि पहले 2 मॉलिक्यूल और बाद में एक बन रहा है, तो डिसोसिएटेड फॉर्म किसका है, 2 का है। तो यहाँ पे n है आपके पास, मेनली आपको निकालना i है, i की वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अब जरा। सो व्हाट विल इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके पास है इसका डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन कांस्टेंट ना, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। सो आई तो हमको पता नहीं है, आई निकालना है, तो सब चीज को उधर भेज दीजिए। अब डेल्टा टी एफ कितना है भाई? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाज 1.62 सेकेंड, चलिए है टाइम 1 चल लिख देते हैं एक बार, अदरवाइज आई विल बी आल्सो कंफ्यूज्ड। डेल्टा टी एफ into molar mass of the solute into the mass of solvent in grams, whole thing divided by kf into wb into 1000, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज 1.62 into the molar mass of the solute। यहाँ बेंजोइक एसिड का फिर मोलर मास नहीं दिया हुआ है, कितना होता है बेंजोइक एसिड का? कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को। C6 कार्बन 7, C 7 हो गया आपके पास, एंड 2 ऑक्सीजन आ गया आपके पास और 6 हाइड्रोजन आ गया। 120 और 22, 122 इंटू द मास ऑफ सॉल्वेंट, 25 ग्राम है सॉल्वेंट, 25 डिवाइड बाई के एफ इज हाउ मच, डिप्रेशन कांस्टेंट इज 4.9 multiplied by mass of solute is 2 grams into 1000 into 1000। चलिए अब थोड़ा सा काटा काटी कर लेते हैं, इधर 25 है और यहाँ पे दिस विल बी गॉन, कितना था 25, 4 इज 100 तो 40 जा हो जाएगा ये, है ना। और 2 और ये 122 है तो दिस विल बी 61 एंड इज गॉन। अब आपके पास बचा क्या, 1.62 इंटू 61 डिवाइड बाई 4.9 इंटू 40,
4.9 इंटू 40 तो हो जाएगा। 1.62 इंटू 61 थोड़ा सा मुश्किल है, करिए जनाब, ये कैलकुलेशंस करना है बस यहाँ पे। छोड़ना नहीं है, 2-3 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाइएगा, 0.5 आ जाएगा तो फिर आपके पास जो आपके पास ये आएगा ना, परसेंटेज एसोसिएशन, वो पूरा ही आ जाएगा, मतलब परसेंटेज एसोसिएशन 100% हो जाएगा। 100% लेकिन नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। कितना आ रहा है ये? चलिए देखते हैं जरा, करके ही देख लेते हैं। 9 4 36, 6 6 4 4 16, 16 + 3 is 19, 196 आ रहा है। व्हाट इज दिस? 61 इंटू 162, 162, और एक ये है 61। सो 162 एज इट इज। 6 दूनी 12, 6 छक 36, और एक 37, 6 3 9। एक सेकंड, 2 6 2 8, और 8, और ये 9। ज्यादा नहीं आ जाएगा ये? आई की वैल्यू क्या आ रही है? अप्रोक्सीमेटली 0.5 से थोड़ा सा ऊपर आ रही है हमको लगता है। आई इज इक्वल टू हाउ मच? 9882, और 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ना। 98 का तो डबल है, लेकिन मतलब एग्जैक्ट डबल नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही है। तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। अब ये कैलकुलेट कीजिए जरा। 2-3 डेसिमल पॉइंट तक ले जाइए कोई। 0.5 तो हमको दिख रहा है। 0.5 तो हमको दिख रहा है। 98 का डबल होता है ना 196, लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा ये, बिकॉज 0.82। एट्टी टू का 0.4 के करीब हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 98 का ये ऑलमोस्ट डबल है, और अप्रोक्सीमेटली यही आएगा आंसर। देखिए जरा, एनीवन डूइंग द कैलकुलेशन गाइस? कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो बताएं। कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा क्या हमें? तो मरियम इज डूइंग। 0.504 होने ना, ठीक है। मेरा बैटरी हो गया इसमें कम। चलिए ठीक है, क्विकली अब इसका आंसर कर लेते हैं। आई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सो 1 - 0.504 डिवाइड बाई 1 - n की वैल्यू 2 है ना, तो 0.5 हो जाएगा ये। ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 - 504, कितना होगा? 0.4 के बदले में आपके पास आ जाएगा 6, और इधर आ जाएगा 9, और इधर आ जाएगा 4, डिवाइड बाई 0.5। अब ये बीटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.99 हो जाएगा ये। ठीक है। अब इससे ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 100, मतलब दोनों सेम तो नहीं है। दोनों सेम होता तो 1 होता, थोड़ा सा का फर्क है, दैट मीन 0.99 होगा बीटा। ठीक है। फिर आस्किंग फॉर परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज एसोसिएशन इज इक्वल टू 99%। ठीक है, इतना काफी होगा आपके लिए। ठीक है। 99 से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा, उतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। 2 डेसिमल पॉइंट इट इज एनफ।
99% विल बी फाइन। ठीक है, अब यू कैन गो इनटू डिटेल कैलकुलेशंस अगर आपको मतलब टाइम है आपके पास तो, बट थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, उतना जनरली चलता है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसमें आपको अगर और कोई सवाल, देखिए हमने बेसिकली ट्राई ये किया था कि मतलब जो भी नॉन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन